ये कहानी जे जे नाम के एक मजबूत और अनुभवी सीआईए एजेंट के साथ शुरू होती है, जो ड्यूटी पर नहीं होने पर रायन जैसे युवा और उभरते पॉप स्टार की बॉडीगार्ड की भूमिका निभाता है। रायन उसे खुश रखने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिशें अक्सर उल्टा असर डालती हैं। हालांकि जे जे को यह दिखाना पड़ता है कि सब ठीक है। एक बार जब फ्लाइट अटेंडेंट उसे पानी का गिलास देती है, तो वह उसके स्वाद में कुछ अजीब महसूस करता है और एक छोटी सी ट्रिक से पानी को बाहर थूक देता है। उसे पता चलता है कि पानी जहरीला था। बिना देर किए वह स्थिति को संभालता है और तभी फ्लाइट अटेंडेंट खुद को एक हत्यारन के रूप में पेश करती है और उस पर चाकू फेंकती है। जे जे आसानी से चाकू से बच जाता है, लेकिन वह चाकू बेचारे रायन के कंधे में घुस जाता है। हालांकि हमारा नायक एक मजबूत इंसान है, लेकिन वह हत्यारन को एक साथ हरा नहीं पाता। तभी सोफी, एक किशोरी जो जे के साथ बड़ी हुई है और उसके साथ कई साहसिक कारनामों में शामिल रही है, एक फ्लाइंग सूट में प्लेन के पास पहुंचती है। लड़ाई देखकर वह प्लेन के एक हिस्से को उड़ा देती है, जिससे जे रायन और हत्यारिन हवा में बाहर फेंक दिए जाते हैं। सोफी पहले दोनों को बचाती है और जे से रायन के साथ स्कूल डांस में जाने की इजाजत मांगती है। जब जे उसे याद दिलाता है कि उसकी ट्रेनिंग चल रही है, तो वह बिना हिचकिचाए उसे छोड़ देती है, जिससे वह रायन के साथ अकेली रह जाती है। रायन शिकायत करता है कि वह उसके साथ नहीं जा सकता, क्योंकि उसने पहले ही ओलिविया रोड्रिगो के साथ जाने का वादा कर दिया है। अब अलविदा रायन। तभी सोफी अपने कमरे में जागती है और पता चलता है कि यह सब एक सपना था। हालांकि जे अभी भी वहीं है, उसका सौतेला पिता, जो उसकी माँ केट से शादी कर चुका है। अगर आप जानना चाहते हैं कि यह सब कैसे हुआ, तो पहली फिल्म देख लो और वापस आ जाओ, लेकिन आप बिना रुके यहां भी देख सकते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी सोफी अभी भी जे को अपना पिता नहीं मानती। दूर से केट जे को सुझाव देती है कि वह सोफी के साथ इतना सख्त न बने और उसकी बात सुने। आखिरकार सोफी एक किशोरी है। यह दुविधा जे को काम पर भी परेशान करती है, जहां उसके सहकर्मी एनालिस्ट बॉबी और एजेंट कैनेली उसके व्यवहार में बदलाव महसूस करने लगते हैं। इसके अलावा हमारा नायक अपने काम पर ध्यान केंद्रित करता है, जहां वह एजेंट क्रिस्टीना की मिशन पर नजर रखता है। क्रिस्टीना एक गुप्त रूसी बेस में घुसपैठ करने में सफल होती है और एक यूएसबी ड्राइव चुराती है, जिसमें दुनिया भर के अवैध हथियारों के पैरामीटर हैं। जल्द ही एक ऑस्ट्रियन मर्सनरी, जिसे क्रैन के नाम से जाना जाता है, चोरी के बारे में सतर्क हो जाता है और तुरंत काम पर लग जाता है। सीआईए हेडक्वार्टर में डायरेक्टर डेविड किम जे को बताते हैं कि कोल्ड वॉर के अंत में केजीबी ने दुनिया भर के दूर दराज के इलाकों में कम से कम 100 मिनी न्यूक्लियर बम छिपा दिए थे, ताकि अगर कोई और संघर्ष हो तो उनका इस्तेमाल किया जा सके। ऐसा लगता है कि क्रिस्टीना ने यह जानकारी हासिल कर ली है, लेकिन डेविड चाहते हैं कि जे ही उन बमों को ढूंढे। जे साफ मना कर देता है, यह कहते हुए कि उसने अपने परिवार के लिए फील्ड वर्क छोड़ दिया है। निराश होकर उसका बॉस उसके फैसले का सम्मान करता है। इसी बीच हाई स्कूल में सोफी रायन का ध्यान खींचने की कोशिश करती है, लेकिन उसे ज्यादा सफलता नहीं मिलती। हालांकि वह उम्मीद नहीं छोड़ती और अपने सबसे अच्छे दोस्त कोलिन से सलाह लेती है। कोलिन उसे स्कूल डांस में रायन को आमंत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैसे ही सोफी चली जाती है, कोलिन अपना मजबूर मुस्कान छोड़ देता है और दिखाता है कि उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त से प्यार है। वापस स्पाई स्टोरी लाइन में क्रैन क्रिस्टीना को उसके होटल के कमरे में आश्चर्यचकित करता है और उसे गन पॉइंट पर फ्लैश ड्राइव सौंपने के लिए मजबूर करता है। हालांकि वह सहयोग करती है, लेकिन वह ट्रिगर दबाने में संकोच नहीं करता। दूसरी ओर जे सोफी की फिजिकल ट्रेनिंग की निगरानी करता है, जो काफी कठिन है, क्योंकि वह सीआईए एजेंट बनना चाहती है। कम से कम यही जे ने सोचा था, लेकिन सोफी साफ कर देती है कि उसकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं। जब जे उसे एक और प्लान देने की कोशिश करता है, तो सोफी को यह संदेश मिलता है कि उसके स्कूल के कोर ने टॉप 5 में जगह बना ली है, जिससे उन्हें इटली की यात्रा का मौका मिलता है। यह सुनकर जे तुरंत ग्रुप को चैपरोन करने की पेशकश करता है। स्कूल से निकलते ही जे सोफी के क्लासमेट्स को एक असाइंड मिशन की गंभीरता से संबोधित करके उसे शर्मिंदा करना शुरू कर देता है, लेकिन उसके घर के बने कुकीज मूड को हल्का करने में मदद करते हैं। इटली पहुंचकर जे खुद को स्टूडेंट्स का टूर गाइड घोषित करता है। हालांकि वे उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। वह अपनी बेटी को वो चीज भी देता है जो वह हमेशा से चाहती थी, एक सेल फोन। लेकिन ये कोई साधारण फोन नहीं है, ये एक डिस्पोजेबल स्पाई स्टाइल फोन है। पहली रात जे रूम चेक करता है और पाता है कि सभी बच्चे कमरे में पार्टी कर रहे हैं, जिसमें शराब भी शामिल है। हालांकि जब प्रिंसिपल नैन्सी अंदर आती है, तो वह उन्हें जे की निगरानी में गाना गाते हुए पाती है। बच गए। फिर भी सोफी उससे नाराज हो जाती है, क्योंकि उसने उसकी पार्टी को बीच में ही रोक दिया। जब वह स्पिन द बोतल के दौरान
रायन को चूमने वाली थी। अगले दिन बच्चे एक स्थानीय वेन्यू पर कोर परफॉर्मेंस पेश करते हैं और फ्लोरेंस को अगले पड़ाव के रूप में चुनते हैं। सोफी रायन को वहां पार्टी करने के लिए मनाने में सफल हो जाती है। जब वे तीनों अपनी योजना पर चर्चा कर रहे होते हैं तो उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता कि कोई उन्हें देख रहा है। क्रैन यात्रा के दौरान सोफी और रायन लगातार टेक्स्ट करते रहते हैं, जिससे जेजे चिढ़ जाता है और कोलिन उदास हो जाता है। रात होते ही सोफी अपने दोस्तों के साथ होटल से बाहर निकल जाती है और जेजे की बाधाओं को पार करने में सफल हो जाती है। हालांकि जैसे ही वे सोचते हैं कि वे बच गए हैं, जेजे उन्हें बाहर निकलते ही रोक लेता है। लेकिन सोफी की निराशा देखकर वह उन्हें शहर का आनंद लेने के लिए कुछ मिनट दे देता है। कोलिन भी उनके साथ जाता है, लेकिन सोफी उसे अकेला छोड़ने के लिए कहती है। दूर से कोलिन उसे कुछ इटालियन वाक्यांश सिखाता है, जब अचानक एक वैन आकर उसे उठा लेती है। सोफी उन्हें आंख के कोने से देख लेती है और एक चोरी की बाइक पर उनका पीछा करती है। जेजे भी अलर्ट पर है, लेकिन हर मोड़ पर वह स्थानीय क्राफ्ट्स पर पैर रख देता है। सोफी तब तक पेडल मारती रहती है जब तक कि वह एक चौराहे पर जेजे से टकरा नहीं जाती। दुर्भाग्य से वैन उनकी नजरों से ओझल हो चुकी है। बाद में अपहरणकर्ता डेविड को फोन करते हैं और साफ कर देते हैं कि अगर वह अपने बेटे को सुरक्षित देखना चाहता है तो उसे रोम आना होगा। इसी बीच सोफी वैन की एक तस्वीर लेने में सफल हो जाती है और साइड मिरर में ड्राइवर का चेहरा दिखाई देता है। जे उसे पहचान लेता है। ये कौन है? उसका पूर्व साथी जिसने उसे और उसकी टीम को एक कोलंबियन कार्टेल के हवाले कर दिया था। जे उस हमले का एकमात्र जीवित बचा था। अगले दिन वे दोनों दूर से देखते हैं कि डेविड अपहरणकर्ताओं के निर्देशों का पालन करते हुए रोमन कोलोसियम पहुंचता है। एक छिपे हुए बॉक्स को ढूंढने के बाद वह जे और सोफी से मिलता है। वहां पहुंचकर वह एजेंट से काफी नाराज होता है क्योंकि उसने अपने बेटे की सुरक्षा का जिम्मा जे को सौंपा था। उसी समय ड्राइवर, जो कि बॉबी ही है, कहता है कि पहले का जे कभी ऐसी गलती नहीं करता। बॉक्स में डेविड को एक सेल फोन मिलता है जिसमें अपहरणकर्ताओं की एक ऑडियो क्लिप है। वे उसे नेटो से मिनी बमों के एक्टिवेशन कोड्स प्राप्त करने के लिए कहते हैं। केवल डेविड जैसे रैंक वाला व्यक्ति ही नेटो बेस में प्रवेश कर सकता है, लेकिन ये सब चुपचाप करना होगा क्योंकि अगर अधिकारियों को पता चला तो अपहरणकर्ताओं को भी पता चल जाएगा। अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए डेविड टीम को नेटो मिलिट्री बेस में प्रवेश करने में मदद करता है। वह और जे सैनिकों को ध्यान भटकाते हैं, जबकि सोफी और बॉबी सर्वर रूम में घुसकर एक्टिवेशन कोड्स डाउनलोड करना शुरू कर देते हैं। चूंकि डेविड बेस के कप्तान का एहसान चुकाना चाहता है, इसलिए वह जे को एक स्थानीय बॉक्सिंग कंपटीशन में भाग लेने के लिए राजी करता है। हालांकि फील्ड से दूर रहने के कारण जे की कंडीशन ठीक नहीं है और टूर्नामेंट में वह बुरी तरह हार जाता है और रिंग से बाहर हो जाता है। लेकिन इससे सोफी और बॉबी को एक्टिवेशन कोड्स लेकर भागने का मौका मिल जाता है। जल्द ही कनेल और अन्य CIA एजेंट्स को इस बारे में पता चलता है और वे डेविड और उसके साथियों को न्यूक्लियर कोड्स चुराने के लिए ट्रेटर्स करार देते हैं। इसके बावजूद डेविड और जे किडनैपर्स द्वारा तय की गई मीटिंग प्लेस पर पहुंचते हैं, जबकि बॉबी और सोफी दूर से नजर रखते हैं। कुछ देर बाद सोफी को एहसास होता है कि यह एक ट्रैप है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जे और डेविड अपने हाथ बंधे हुए एक अबैंडन्ड वेयरहाउस में पाए जाते हैं, जहां क्रैन और उसका मिस्टीरियस बॉस नैन्सी उनका इंतजार कर रहे होते हैं। नैन्सी खुलासा करती है कि वह एक सिंपल स्कूल प्रिंसिपल के रूप में उनकी दुनिया में घुसपैठ कर चुकी है। उसने बॉम्ब्स के बारे में जानकारी लीक की और क्रिस्टीना को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। उसने स्टूडेंट्स के लिए इटली की ट्रिप अरेंज की और बाकी तो हिस्ट्री है। डेविड का बेटा खतरे में होने के कारण वह कोड सौंपने में संकोच नहीं करता। यह एक बड़ी गलती साबित होती है क्योंकि नैन्सी तुरंत कॉलिन को मारने का आदेश देती है, यह कहते हुए कि उसने उसे मारने का वादा नहीं किया था, लेकिन यह काम क्रैन का है। जे को नैन्सी एक पॉइजन इंजेक्ट करती है जो उसकी मसल्स को सिकोड़ते हुए उसे मार डालेगा। नैन्सी अपने हेंचमैन के साथ सुरक्षित वहां से चली जाती है। डेविड खुद को हैंडकफ से आजाद करने की कोशिश करता है और अपने फोन तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन ताकत कम होने के बावजूद सोफी उसे ट्रैक कर लेती है और बॉबी उसे एड्रेनलिन का इंजेक्शन देकर पॉइजन के इफेक्ट को काउंटर करता है। हालांकि अभी सेलिब्रेट करने का समय नहीं है क्योंकि डेविड अभी भी नैन्सी के कब्जे में है और कॉलिन को एग्जीक्यूट किया जाने वाला है। जे कमजोर होने के बावजूद सोफी को कॉन्फिडेंस देता है और उसे ड्राइविंग की जिम्मेदारी सौंपता है। शुरुआत में तो सब ठीक नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे सोफी सही तरीके से गाड़ी चलाने लगती है। इसी बीच बॉबी म्युनिसिपल सिक्योरिटी कैमरास के जरिए क्रैन की कार लोकेट कर लेता है। क्रैन उस हाउस की तरफ बढ़ रहा है जहां कॉलिन को रखा गया है। सौभाग्य से कॉलिन अपने रिस्ट्रेंट से खुद को आजाद कर लेता है और एक वास्ट सनफ्लावर फील्ड में छिप जाता है। क्रैन और कॉलिन के बीच कैट एंड माउस का खेल चलता है।
और जब कॉलिन और क्रैन आमने सामने होते हैं तभी जेजे, जो अभी भी कमजोर है, क्रैन से लड़ने के लिए आ जाता है। सोफी और बॉबी की स्नाइपर राइफल की मदद से क्रैन को भगा दिया जाता है और वह अपना फोन छोड़ जाता है। कॉलिन सुरक्षित हो जाता है और सोफी यह कबूल करती है कि उसके पिता सीआईए के डायरेक्टर हैं, जो उसे बचाने के लिए खुद को दुश्मन के सामने पेश कर चुके हैं। दूसरी तरफ नैन्सी और उसके हेंचमैन एक चर्च में छिपे पहले मिनी न्यूक को हासिल कर लेते हैं। नैन्सी डेविड को बताती है कि वह एक बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखती है, जिसके बैंक अकाउंट्स यूनाइटेड स्टेट्स और उसके अलाइज द्वारा फ्रीज कर दिए गए थे। नैन्सी का पति खुदकुशी कर लेता है। जे अपनी बेटी सोफी और कॉलिन के बीच के इंटरेक्शन को देखता है और सोफी को बताता है कि उसकी ट्रेनिंग के बावजूद वह यह नहीं देख पा रही कि उसका दोस्त कॉलिन उससे प्यार करता है। क्रैन के फोन के जरिए टीम को पता चलता है कि टेररिस्ट्स रोम के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में वॉरहेड डिटोनेट करने की योजना बना रहे हैं। जेजे के निर्देश पर बॉम्ब स्क्वाड को केवल एक डीकॉय डिवाइस मिलता है, जो एक स्मोक स्क्रीन के तौर पर काम कर रहा था। स्थिति का विश्लेषण करने के बाद प्रोटैगनिस्ट को एहसास होता है कि वास्तविक लक्ष्य वेटिकन है, जहां स्टूडेंट चॉयर का प्रदर्शन चल रहा है। बॉम्ब वहां रखा गया है और नैन्सी वर्ल्ड लीडर्स को 50 अरब डॉलर की मांग करती है, वरना वह दुनिया भर में छिपाए गए मिनी न्यूक्स को डेटोनेट कर देगी। जे और बॉबी नैन्सी को सरप्राइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रैन उन्हें सरप्राइज अटैक कर देता है। क्रैन जे को बताता है कि वह उसके घर में घुसा था और उसकी पसंदीदा मछली को मार डाला। गुस्से से भरा हुआ जे क्रैन और उसके मेन को एक लेजेंडरी बीटिंग देता है। नैन्सी को भागने के अलावा कोई चारा नहीं होता और वह डेविड को पीछे छोड़ देती है। क्रैन भी भागने में कामयाब हो जाता है क्योंकि जेड बम को डिसार्म करने को प्राथमिकता देता है। बॉबी बताता है कि बम को बंद करने का एकमात्र तरीका क्रैन का रिमोट कंट्रोल है। जेड एक वेयर हाउस में क्रैन को ढूंढ लेता है, जहां क्रैन एक वैन में भागने की कोशिश करता है। सौभाग्य से वहां एक मोटरसाइकिल मौजूद होता है, जो जे के लिए एकदम सही साइज का होता है। इसी बीच सोफी स्टूडेंट क्वायर में लौटती है और कुछ सस्पिशियस गार्ड्स को पहचान लेती है, जो नैन्सी के हेंचमैन निकलते हैं। कॉलिन उसकी मदद के लिए आता है, हालांकि वह ज्यादा लड़ नहीं सकता। सोफी ज्यादातर काम करती है और कॉलिन एक फाइनल किक मारता है, जो काफी मददगार साबित होता है। डेविड नैन्सी का पीछा करता है, लेकिन कनेली और एक अन्य एजेंट द्वारा एम्बुश हो जाता है। हालांकि डेविड उन्हें कन्विंस कर देता है कि वह ट्रेटर नहीं है, लेकिन असली खतरा तब तक भाग चुका होता है। जे इटालियन स्ट्रीट्स में क्रैन का पीछा करता है और आखिरी समय में वैन पर कूद जाता है। कुछ स्ट्रगल के बाद जे जमीन पर गिर जाता है और क्रैन के मर्सी पर होता है, लेकिन तभी सोफी के फेंके हुए नाइव्स क्रैन को लगते हैं और वह हार जाता है। क्रैन के हारने के बाद जे पानी में कूद जाता है जहां वैन गिरा था। रिमोट कंट्रोल वैन के अंदर होता है और ऐसा लगता है कि जे उसे समय पर नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन तभी सोफी आकर उसकी मदद करती है। इतनी देर तक सांस रोकने के बाद जे बेहोश हो जाता है, लेकिन अपनी बेटी की याद उसे जगा देती है और वह बॉम्ब को 2 सेकंड के अंदर डीएक्टिवेट कर देता है। इसी बीच कोलिन सड़क पर नांसी को इंटरसेप्ट करता है और उसके बेटे का रोल प्ले करता है। नैन्सी के अब्यूज से तंग आकर सिविलियंस खुद ही उसे सजा देते हैं, जब तक कि डेविड और उसके एजेंट्स उसे गिरफ्तार करने नहीं आ जाते। लड़ाई खत्म होने के बाद जे को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। एक पैरामेडिक सोफी से पूछता है कि क्या वह जे की फैमिली है, और सोफी बिना हिचकिचाए उसे अपना फादर बताती है। इटली में अपने आखिरी दिनों का आनंद लेते हुए सोफी कॉलिन को स्कूल डांस में इनवाइट करती है और उसे एक किस देती है, जो उनके नोजी पेरेंट्स के सामने होता है। अंत में जे सैटेलाइट के जरिए सोफी पर नजर रखना बंद कर देता है और डेविड से कहता है कि उन्हें किड्स को थोड़ी स्पेस देनी चाहिए। अगर आपको इस तरह की इंटरेस्टिंग मूवी रिकैप्स पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी ऐसी स्टोरीज एंजॉय कर सकें।